नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुना इंटीग्रेटेड द एसएससी जेईई ब्रिज में। एक ऐसा सफर जहां हम गणित की जटिलताओं को सुलझाएंगे और आपकी सफलता का रास्ता बनाएंगे। क्या आप एसएससी के लिए बिजली जैसी तेज गणना, स्पीड और जेईई के लिए वैचारिक गहराई, कंसेप्चुअल डेप्थ दोनों एक साथ हासिल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चाहे आपका सपना आईआईटी की प्रतिष्ठित सीट हो या एक टॉप गवर्नमेंट जॉब, गणित की ये नींव आपको हर चुनौती के लिए तैयार करेगी। तो अपनी पेन और नोटबुक तैयार कर लीजिए और चलिए इस वैचारिक पुल को पार करते हैं। शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम 2026 की जेईई एडवांस्ड परीक्षा के सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास सिलेबस का ऑफिशियल ब्रेकडाउन तो है ही, साथ में पिछले कई सालों का चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस है और तैयारी के लिए कुछ एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस भी हैं। और हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, इस बड़े से सिलेबस को समझना, जेईई मेन और एडवांस के बीच का जो असली फर्क है उसे पकड़ना। हाँ। और खास तौर पर मैथ्स के उन हिस्सों पर जूम इन करना जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए इस पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि क्या पढ़ना है। नहीं, ये समझने के बारे में है कि आईआईटीज एक 18 साल के स्टूडेंट में क्या ढूंढ रहे हैं। जेईई एडवांस्ड सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट का टेस्ट है। एग्जैक्टली, ये एक माइंडसेट का टेस्ट है। और उस माइंडसेट को डेवलप करने का जो पहला स्टेप है वो है सिलेबस की जीपीएस मैपिंग करना। जीपीएस मैपिंग, सही कहा। तो सबसे पहले उस सबसे बड़े कंफ्यूजन से शुरू करते हैं जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स फंसते हैं। हाँ, जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड। ये सिर्फ इजी और हार्ड वर्जन नहीं है ना? इनकी पूरी फिलॉसफी ही अलग है। हाँ। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, फिलॉसफी। हाँ। देखिए, जेईई मेन एक स्क्रीनिंग एग्जाम है। इसका काम है एक बहुत बड़ी भीड़ में से उन स्टूडेंट्स को छांटना जिनके पास एक बेसिक लेवल की कॉम्पिटेंसी है। ये एक चौड़े जाल की तरह है। अच्छा। जो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करता है, लेकिन हर टॉपिक में बहुत गहराई तक नहीं जाता। हाँ। सवाल अक्सर सिंगल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आपको फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो आप मेन में अच्छा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जेईई एडवांस्ड वो एक सिलेक्शन एग्जाम है। सिलेक्शन? हाँ, इसका काम आईआईटीज के लिए उन टॉप माइंड्स को चुनना है जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ये एक भाले की नोक की तरह है। वाह। सिलेबस शायद मेन से थोड़ा कम दिखता है, लेकिन ये हर टॉपिक के अंदर बहुत बहुत गहराई तक जाता है। और सवाल? यहाँ सवाल आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए बनाए जाते हैं कि क्या आप 2, 3 या 4 अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक नया सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो एक तरह से मेन पूछता है व्हाट डू यू नो और एडवांस पूछता है हाउ डू यू थिंक। परफेक्ट। अच्छा, तो फिर अटेम्प्ट्स और एलिजिबिलिटी में भी तो काफी बड़ा अंतर है। हाँ, और ये भी इसी फिलॉसफी से जुड़ा है। जेईई मेन आप लगातार 3 साल तक दे सकते हैं। हर साल 2 बार? हर साल 2 बार, मतलब मल्टीपल चांसेस हैं। लेकिन एडवांस्ड वो आप सिर्फ 2 बार दे सकती हैं। वो भी लगातार सालों में? हाँ, जिस साल आपने 12th पास की और उसके अगले साल, और वो भी तब जब आप मेन में टॉप 2.5 लाख रैंक में आए हों। मतलब कोई सेफ्टी नेट नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स गेम है। बिल्कुल। तो ये साफ है कि एडवांस सिर्फ मेन का एक कठिन वर्जन नहीं है, ये एक पूरी तरह से अलग खेल है। तो इस खेल के नियम क्या हैं? आइए 2026 के सिलेबस की बनावट को समझते हैं। मोटी तौर पर तो वही 3 स्तंभ हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और इन सब का आधार एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की किताबें ही हैं। फिजिक्स में जनरल फिजिक्स, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स से लेकर ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स तक सब कुछ है। और केमिस्ट्री में भी वही 3 हिस्से हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। हाँ। और मैथ्स में एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स, ये सब शामिल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब्जेक्ट्स को अलग-अलग देखना ही शायद पहली गलती है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। एडवांस का पेपर सेटर ये मानकर चलता है कि आप फिजिक्स के किसी सवाल में कैलकुलस का इस्तेमाल वैसे ही करेंगे जैसे आप सांस लेते हैं। मतलब वो ये नहीं बताएगा कि अब कैलकुलस यूज करो, कभी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक मुश्किल सवाल असल में सॉलिड एंगल इन ज्योमेट्री और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मिला जुला सवाल हो सकता है। अच्छा। यहीं पर मल्टी कंसेप्चुअल अप्रोच काम आता है। और ये सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होता है, वो भी एक ही दिन में 2 पेपर 3-3 घंटे के। ये सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी है। सही कहा। 6 घंटे तक उस इंटेंसिटी के साथ फोकस बनाए रखना,
ये तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसीलिए मॉक टेस्ट जितने जरूरी हो जाते हैं। जिसकी बात हम बाद में करेंगे। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके लिए ये चर्चा खास तौर पर तैयार की गई है, मैथमेटिक्स। हमारे हाथ जो पिछले सालों का एनालिसिस लगा है वो चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि पूरे मैथ्स के सिलेबस में कुछ पावर जोन्स हैं। बिल्कुल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये तीन मिलकर मैथ सेक्शन का लगभग 60% हिस्सा बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है, और ये किसी भी स्मार्ट एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक इंसाइट है। ये आपको बताता है कि अपनी एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ लगाना है। तो अगर 60% पेपर सिर्फ 3 बड़े हिस्सों से आता है, तो ये तो एक तरह का हैक हो गया। क्या वाकई ऐसा है? हैक एक अच्छा शब्द है। चलिए इसे और ब्रेक डाउन करते हैं। पिछले कुछ सालों के डेटा को देखें तो कुछ चैप्टर्स लगातार टॉप पर रहे हैं। जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का वेटेज औसतन 7.5% रहा है। 7.5%? सिर्फ एक चैप्टर से? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और इसके ठीक पीछे है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लगभग 7.5% के साथ। अब जरा सोचिए, मतलब 15%? हाँ, सिर्फ ये 2 चैप्टर मिलकर आपका 15% मैथ्स का पेपर बना रहे हैं। ये गेम चेंजर है। पर ये टॉपिक्स इतने जरूरी क्यों हैं? मेरा मतलब है, क्या IITs को सिर्फ मैट्रिक्स सॉल्व करने वाले लोग चाहिए? इसके पीछे कोई गहरी वजह होगी? बहुत अच्छा सवाल। ये सिर्फ नंबर नहीं है। सोचिए 3D ज्योमेट्री क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सीधे सीधे इंजीनियरिंग, डिजाइन और भौतिकी में वेक्टर्स को समझने से जुड़ता है। अच्छा, विजुअलाइजेशन। हाँ, IITs ऐसे छात्र चाहते हैं जो स्पेस में चीजों की कल्पना कर सकें, जो विजुअलाइज कर सकें। ये चैप्टर उसी स्किल को सीधे टेस्ट करता है। और मैट्रिसेस? इसी तरह मैट्रिसेस सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना नहीं है, ये सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस और डेटा हैंडलिंग का आधार है। कंप्यूटर ग्राफिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर जगह मैट्रिक्स है। हर जगह। तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, रटने की क्षमता को नहीं। ये तो एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है। मतलब वो ये देख रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग के टूल्स इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं या नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, इन 2 बड़े चैप्टर्स के बाद और कौन है? इनके बाद आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जो करीब 5.74% है। फिर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 5.50% और डेफिनेट इंटीग्रेशन 5.08%। ये तो कैलकुलस का दिल है। बिल्कुल। बाइनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी लगभग 5% के हैं। ये 7-8 चैप्टर्स मिलकर ही मैथ्स के पेपर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पर महारत हासिल करना प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है। हमारे सोर्सेज में बेसिक मैथ्स का वेटेज सिर्फ 0.59% दिखाया गया है। तो क्या एक स्टूडेंट ये सोच सकता है कि चलो इसे छोड़ देते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स उस जाल में फंस जाते हैं। जाल में? हाँ, जेईई एडवांस्ड की खूबसूरती या कह लीजिए खतरनाक बात यही है, वो 0.59% वाला कॉन्सेप्ट, जैसे कि इनइक्वालिटीज या लॉगरिथम्स, किसी 7% वाले डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल के बीच में एक छोटा सा स्टेप हो सकता है। ओहो। अगर आपको वो स्टेप नहीं आता तो आप पूरा सवाल नहीं कर पाएंगे, भले आपको कैलकुलस कितना भी अच्छा क्यों ना आता हो। उसने सोचा कि वो बाकी सब कुछ करके काम चला लेगा, और फिर नतीजा ये हुआ कि वो भौतिकी में भी रोटेशनल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कई सवाल नहीं कर पाया, क्योंकि उनमें कैलकुलस का हेवी एप्लीकेशन था। तो स्ट्रैटेजी ये नहीं होनी चाहिए कि कम वेटेज वाले टॉपिक्स को छोड़ दें। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हाई वेटेज वाले टॉपिक्स में मास्टरी हासिल करें और बाकी सिलेबस पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखें। ये सुनने में तो सही लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है। जब समय कम हो तो एक छात्र कैसे तय करे कि 0.5% वेटेज वाले टॉपिक पर कितना समय देना सही है? कहीं ये एक टाइम सिंक तो नहीं बन जाएगा? इसका जवाब है सिलेक्टिव डेप्थ। आपको बेसिक मैथ्स में PhD नहीं करनी है। ठीक है। आपको उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस को समझना है, ताकि वो किसी बड़े सवाल में रुकावट ना बने। इसका सबसे अच्छा तरीका है पिछले सालों के पेपर्स को एनालाइज करना, पैटर्न ढूंढना। हाँ, देखिए कि ये छोटे टॉपिक्स बड़े सवालों में कैसे इस्तेमाल हुए हैं। आपको पैटर्न दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये तो हुई वेटेज की बात। अब एक और एरिया पर आते हैं जहाँ बहुत कंफ्यूजन रहता है, सिलेबस में क्या है और क्या नहीं। खासतौर पर मेन और एडवांस के सिलेबस में जो अंतर हैं। क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेन में हैं और एडवांस के लिए उन्हें पढ़ना समय की बर्बादी है? हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका कीमती समय बचाता है। कुछ टॉपिक्स हैं जो जेईई मेन के सिलेबस का हिस्सा है,
लेकिन एडवांस के सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किए गए हैं। कौन से हैं वो? जैसे सेट्स, रिलेशंस और स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल इंडक्शन भी एक ऐसा ही टॉपिक है। ये मेन में है पर एडवांस्ड में नहीं, इसलिए विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है। तो इस सारी जानकारी और एनालिसिस का सार क्या है? एक स्टूडेंट को इस जीपीएस मैप का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी की योजना कैसे बनानी चाहिए? रणनीति बहुत सीधी और फोकस्ड होनी चाहिए। सबसे पहला कदम, जैसा मैंने कहा, ऑफिशियल सिलेबस को प्रिंट करके अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लें। सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करें जो उसमें लिस्टेड है। और शुरुआत कहाँ से हो? क्या सीधे एडवांस लेवल की मोटी मोटी किताबें उठा लेनी चाहिए? ये एक बहुत आम गलती है। नहीं, आपकी नींव हमेशा एनसीईआरटी से बननी चाहिए। एनसीईआरटी? हाँ, कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी की किताबें कॉन्सेप्ट्स को ओरिजिनल फॉर्म में समझाती हैं, ये वाई का जवाब देती हैं। जब ये नींव मजबूत हो जाए, उसके बाद ही आपको एच.सी. वर्मा या ओ.पी. टंडन जैसी एडवांस रेफरेंस बुक्स पर जाना चाहिए। ऑल इन रेफरेंस बुक्स को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? क्या सिर्फ एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी है? बिल्कुल नहीं। अच्छी किताबों जैसे एच.सी. वर्मा की बात करें तो उसकी असली खूबसूरती उसके क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स में छिपी है। अच्छा। कई छात्र सीधे न्यूमेरिकल्स पर कूद जाते हैं और इस सोने की खान को नजरअंदाज कर देते हैं। ये सवाल आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चैलेंज करते हैं। और सॉल्व्ड एग्जांपल्स? उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, उन्हें कवर करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स बन गए, रेफरेंस बुक्स से प्रैक्टिस भी हो गई। अब इस तैयारी को एडवांस के लेवल पर कैसे ले जाएं? इसके लिए 2 हथियार अनिवार्य हैं। पहला, पिछले 10-12 सालों के प्रश्न पत्र यानी PYQs। इन्हें सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, इन्हें डाइसेक्ट करना है, इनका पोस्टमार्टम करना है। ये समझने की कोशिश करनी है कि परीक्षक का दिमाग कैसे काम करता है। मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग? हाँ, वो किन 2 टॉपिक्स को मिलाना पसंद करता है, सवाल की लैंग्वेज कैसी होती है, क्या कोई पीएच है, ये सब। और दूसरा हथियार? मॉक टेस्ट्स। और मैं कुछ मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रही, मैं रेगुलर टाइम्ड CBT मोड मॉक टेस्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा। ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के लिए तैयार करते हैं। स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर में सही सवाल चुनना और गलत सवाल छोड़ना। बिल्कुल, ये सारी स्किल्स सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से ही डेवलप होती हैं। और मैथ्स पर वापस आते हुए, अगर एक चीज है जिसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए तो वो कैलकुलस ही है। एब्सोल्युटली। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका वेटेज 25-30% तक जा सकता है। इसे छोड़ना मतलब रेस शुरू होने से पहले ही हार मान लेना। कैलकुलस मैथ्स की भाषा है। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक टूल है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी काम आता है। ये अक्सर उन जटिल मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स का बेस बनता है जो रैंक तय करते हैं। तो इस पर मजबूत पकड़ बनाना नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल। तो आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ है कि जेईई एडवांस की तैयारी सिर्फ मेहनत की मांग नहीं करती, बल्कि ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक वॉर की तरह है। हाँ, आपको ये जानना होगा कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़नी है। सिलेबस की संरचना को समझना, विषयों के वेटेज को जानना और मेन और एडवांस के बीच के फिलोसॉफिकल अंतर को पहचानना। ये युद्ध के मैदान का नक्शा जानने के बराबर है। बिल्कुल। ये आपको बताता है कि अपनी ऊर्जा कहाँ केंद्रित करनी है और किन पियाजेस से बचना है। अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ। जेईई एडवांस की तैयारी सिर्फ एक परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम अपने दिमाग में इंस्टॉल करने जैसा है। नया ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, जब कोई छात्र इन जटिल मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स को हल करना सीखता है तो वो केवल IIT में सीट के लिए तैयार नहीं हो रहा होता, बल्कि वो अपने दिमाग को इस तरह से रीवायर कर रहा होता है कि वो दुनिया को ही इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स के एक सेट के रूप में देखने लगता है। वाह! ये स्किल, ये एनालिटिकल माइंडसेट परीक्षा हॉल से कहीं आगे इंजीनियरिंग और जीवन की हर चुनौती में उनके साथ रहता है। ये असली टेक अवे है।